कहानी है दीनानाथ तिवारी और उनकी परिवार की। दीनानाथ तिवारी एक स्कूल टीचर थे। वो एक आदर्शवादी सचोट इंसान थे। उनकी पत्नी बिमला पति की हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। यह अशोक, दीनानाथ का बड़ा बेटा, वो एक बैंक में जॉब करता था। उसकी पत्नी अनु एक सच्ची और अच्छी लड़की थी। यह राकेश, दीनानाथ का छोटा बेटा, जो एक गैरेज में मैकेनिक था। और यह है अंजलि, दीनानाथ तिवारी का इकलौती बेटी, जो कॉलेज में पढ़ती थी। यह गीता ताई, जो बरसों से दीनानाथ की घर में काम करती थी। दीनानाथ और उसकी परिवार वाले गीता को एक नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार की सदस्य की तरह सोचते थे। वो घर की हर कामों में बिमला और अनु की साथ देती थी। सुनो बिमला, आज अंजलि को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम उसको बोलना आज वो कॉलेज से जल्दी घर आए। 5 बजे वो लोग आएंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगी। पापा, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ अनु, बोलो। पापा, अंजलि मॉडर्न ख्यालात की लड़की है। आप शादी के बारे में उससे पूछ लेते तो अच्छा होता। इसकी कोई जरूरत नहीं है अनु। मैं जानता हूँ मेरी बेटी मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। वो मेरी पसंद की लड़के से ही शादी करेगी। शाम होते ही अंजलि को देखने लड़के वाले आ गए, लेकिन अंजलि अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अंजलि अपनी बॉयफ्रेंड आकाश के साथ कॉलेज के बाद मूवी देखने चली गई थी। आकाश मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य मित्तल की एक लौता बेटा था। आकाश और अंजलि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बिमला, अब क्या होगा? अभी तक अंजलि बेटी घर नहीं आई। आप चिंता मत करो मौसी, अंजलि आ जाएगी। मैं और मम्मी जी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर जाते हैं। अगर अंजलि आ गई तो आप उसे लेकर आना। दीनानाथ जी, अब और कितना समय लगेगा? लड़की को बुलाइए ना। अंकल, अंजलि अभी तक घर नहीं आई है। उसका शायद एक्स्ट्रा क्लास होगा, वरना वो कभी इतना देर नहीं करती आने में। आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, तब तक अंजलि भी आ जाएगी। प्रकाश जी, ये मेरी बहू है अनु, अशोक की पत्नी, और ये मेरी पत्नी बिमला है। आपकी बहू और परिवार बहुत अच्छी है। बहू ने कहा है तो चाय नाश्ता तो करना पड़ेगा। चाय नाश्ता भी हो गया और रात भी हो गया। दीनानाथ जी, अब हम चलते हैं। आपका जो भी फैसला होगा वो आप मुझे बाद में बता दीजिए। हमारे ओर से ये रिश्ता पक्का है। लेकिन आपकी बेटे ने तो लड़की अभी तक नहीं देखा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। पापा की पसंद मेरी पसंद। आप सुन लिया दीनानाथ जी। आपकी बहू और परिवार वालों से मिलने के बाद हमें लड़की देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं। ऐसे कहकर वो लोग वहां से चले गए। मेहमानों की जाने के बाद अंजलि घर पहुंचती है। रुक जाओ अंजलि, इतना देर तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना, आज घर जल्दी आने को। तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। वो लोग बेचारे तुम्हारी इंतजार करके चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना मैं उनको बेइज्जती करके धक्के मार के यहाँ से भगा देती। ऐसे भी मैंने आप लोगों को कहा था मेरे लिए रिश्ता देखने को, तो आप लोगों ने मुझे ना पूछकर लड़के वालों को कैसे बुला लिया? आप लोग होते कौन हो मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने के लिए? अंजलि, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसको तुम बोल रही हो वो तुम्हारी माँ है और हम सब तुम्हारी परिवार की सदस्य हैं। हम लोग तुम्हारी अपने हैं और हमें हक है तुम्हारी बारे में सोचने का। आप चुप करो भाभी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। आप बीच में मत पड़ो। आपकी ये भाषण आपके पास रखो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे आप? उसकी ये बात सुनकर दीनानाथ गुस्से में आकर अंजलि को एक चांटा मारता है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ और भाभी से ऐसे बात करने की? पापा, आप मेरे पापा होने के कारण मुझ पर हाथ उठा सकते हो, लेकिन आप मेरी जिंदगी की फैसला नहीं कर सकते। मुझे किससे शादी करना है, किससे नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, आप नहीं। और मैं आकाश मित्तल से प्यार करती हूँ और शादी भी उससे करूंगी। वो इस शहर की सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य मित्तल की एक लौता बेटा है। उसे शादी करके मैं बहुत खुश रहूंगी। अगर आप लोग मेरी शादी किसी और से की तो मैं सुसाइड कर दूंगी, समझे आप? ऐसे बोलकर अंजलि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और आकाश से फोन में बात करती है और उसको सारी बात बोलती है। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं कुछ करता हूँ। आकाश सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तभी आदित्य मित्तल वहाँ पर आ जाते हैं। माय सन, डिनर रेडी है। डिनर में मैंने तुम्हारी पसंद की चिली पनीर बनाया है। चलो डिनर करते हैं। क्या तुम परेशान हो? क्या हुआ? पापा, मेरी कॉलेज में एक लड़की है अंजलि। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी घर वाले उसके लिए दूसरी जगह पर रिश्ता देख रहे हैं। इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। उसमें परेशान होने की बात क्या है? मेरी ओर से ये रिश्ता पक्की है। और रहा अंजलि की घर वालों से बात करना, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसकी घर वालों को मना लूंगा। लेकिन पापा, आपने तो अंजलि को देखा नहीं, फिर भी आप इस रिश्ते से राजी हो? हाँ बेटा, क्योंकि मुझे अपनी बेटे के ऊपर भरोसा है कि वो खुद के लिए सही बीबी और इस घर के लिए सही बहू जरूर लाएगा। थैंक यू पापा, आपने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दिया। आप ग्रेट हो पापा, आई लव यू। अच्छा ठीक है, अब चल डिनर करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगले दिन आदित्य मित्तल दीनानाथ तिवारी के घर आते हैं। अरे आप कौन हो? आपको किससे मिलना है? ये दीनानाथ जी का घर है ना? हाँ, ये उनका घर है। अच्छा, तो मैं सही घर में आया हूँ। आप एक काम करो, आप चाय लेकर आओ। अरे आप घर के अंदर क्यों घुस रहे हो? कौन हो आप? अगर मैं सही हूँ तो आप दीनानाथ जी हो? हाँ, मैं ही दीनानाथ हूँ। अरे आप यहाँ खड़े क्यों हो? मैंने आपको चाय लाने के लिए बोला ना। जाइए, 2 कप चाय लेकर आइए, एक मेरे लिए और एक दीनानाथ जी के लिए। जाइए। आप कौन है? बैठिए, ये आपका घर है। मैं आदित्य मित्तल हूँ, आकाश का पापा। आकाश और अंजलि एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। क्या आप आदित्य मित्तल हो? चले जाइए मेरे घर से। देखिए, आप गुस्सा मत होइए, शांत से सोचिए। वो दोनों की उम्र अब 18 साल से ज्यादा हो गया है। वो दोनों साबालिग हो चुके हैं। अगर वो लोग घर से भाग के शादी कर लिए तो हम दोनों परिवारों का बहुत बदनामी होगा। इससे अच्छा है कि हम बड़े होने के कारण उन दोनों की शादी करा दे। आप जरा शांत दिमाग से सोचकर मुझे बताना। आप दोनों शायद अंजलि की माँ और भाभी होंगे। आप दोनों तो सब सुन चुके हो। आप सब सोच समझकर मुझे बताना। मैं जल्दी से अपनी बेटे की बारात लेकर अंजलि को अपनी घर की बहू बनाकर लेना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसे बोलकर आदित्य मित्तल वहाँ से चला जाता है। तुम दोनों की क्या फैसला है? पापा, मुझे लगता है कि हमें अंजलि और आकाश की शादी कर देनी चाहिए। आदित्य अंकल की बात से पता चलता है कि वो और आकाश अच्छे इंसान होंगे और अंजलि भी आकाश से शादी करना चाहती है। और हमें क्या चाहिए? अंजलि की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। आप आदित्य अंकल को शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हाँ, अनु ठीक बोल रही है, आप शादी के लिए मान जाइए। ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। प्रकाश जी, मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत कीजिए दीनानाथ जी, जो कुछ आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी अंजलि किसी और को पसंद करती है और वो उससे ही शादी करना चाहती है। इसलिए वो आपकी बेटे से शादी करने के लिए मना कर दी है और अंजलि की इच्छा विरुद्ध शादी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए।
बस इतनी सी बात कहने के लिए आप हिचकिचा रहे थे। मुझे ये बात सुनकर दुख नहीं लगा। अंजलि आजकल की लड़की है, उसे अपनी पसंद की लड़के से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ये बात कहकर मेरी सर से बहुत बड़ी बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है दीनानाथ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जब मैं आपसे और आपकी परिवार वालों से मिला तब मैं मन ही मन सोच लिया था कि आपकी घर में ही मैं रिश्ता जोड़ूंगा। आपकी बेटी तो मेरी घर बहू बनकर नहीं आ पाई, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी बेटी रानी आपके घर बहू बनकर जा सकती है। मैं अपनी बेटी रानी के लिए आपका छोटा बेटा राकेश का हाथ मांगना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। राकेश और मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। और मेरी बेटी की तरफ से भी हाँ है। कुछ दिनों के बाद अंजलि और आकाश के साथ साथ राकेश और रानी की भी एक ही मंडप में शादी हो जाती है। सर, डिनर रेडी है, टेबल पे लगा दूं? तुम कौन हो? मैं इस घर की कुक राजू हूँ। अंजलि मैडम ने आज ही मुझे अपॉइंट किया है। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। पापा, आप अभी तक डिनर नहीं किए? रात की 10 बज चुका है। हाँ, अभी कर रहा हूँ। तू भी आ जा, साथ में डिनर करते हैं। राजू, आकाश के लिए भी प्लेट लगा दो। पापा, ये कौन है? ये हमारे घर का कुक है, आज ही आया है। लेकिन इसको किसने रखा है? पहले तो हम दोनों खाना बनाते थे। मैंने अंजलि को बोला था रखने के लिए। लेकिन क्यों पापा? घर की सारा काम करने के लिए नौकर तो थे, फिर सिर्फ खाना अंजलि नहीं बना सकती थी क्या? इसमें कुक रखने की क्या जरूरत थी पापा? मैं सब जानता हूँ कि कुक किसने रखा है। आप डिनर कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इधर अंजलि टीवी देख रही थी। अंजलि, अरे आकाश, तुम आ गए? ए क्या अंजलि, तुमने घर पे कुक क्यों रखा? मैंने तुम्हें कहा था कि पापा का खाने पीने की ख्याल तुम रखना। पापा को दूसरों की हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। क्या तुम उनके लिए थोड़ी डिनर बना नहीं सकती थी? आकाश, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। अगर तुम्हारे पापा को कुक की हाथ की खाना पसंद नहीं है तो वो खुद खाना बना कर खाए। ऐसे भी तुम्हारी पापा की बहुत पैसे हैं। अगर मैं कुक रख लिया तो क्या गलत किया? ऐसे बोलकर अंजलि गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मिस्टर अशोक, कंग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी अनु माँ बनने वाली है। आपको अनु जी की खास ख्याल रखना होगा। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अशोक, हमें घर जाकर एक खुशी की खबर सबको देना होगा। हाँ अनु। उसके बाद वो दोनों घर जाकर अनु की माँ होने की खबर सबको देते हैं। एक खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सब मिलकर अनु की बहुत ख्याल रखते हैं। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं और अनु डिलीवरी के लिए अपनी मायके जाने वाली थी। अनु बेटा, अपना और अपनी होने वाले बच्चे का ख्याल रखना और बच्चा होने के बाद जल्दी घर चली आना। तेरी बगैर ये घर सुना सुना जैसा लगेगा। और भाभी, आप घर की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सबकी ख्याल रखूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखना। ठीक है रानी। अनु, गाड़ी आ गई है, जल्दी चलो, वरना बस स्टॉप पर बस चली जाएगी। क्या तुम बस में अनु को छोड़ोगे? अरे कंजूस, इस टाइम पर भी पैसे बचा रहे हो। अनु को सीधा कार में क्यों उसकी मायका छोड़ नहीं आते? सुनो गीता ताई, मैं पैसे बचा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में एक काम में आए। ऐसे भी अनु बस में जा सकती है, उसमें फालतू की कार में जाने का क्या जरूरत है? और पैसे इतना खर्चा करने का भी क्या जरूरत है? वाह, देख अनु, तू जिसकी तरह बच्चा पैदा करना चाहती है तू कर ले, लेकिन अशोक की तरह कंजूस बच्चा मत पैदा करना। उसके बाद अनु अपनी मायके चली जाती है। पापा, आप इतनी रात में बाहर क्यों बैठे हो? और आप डिनर कर लिए? हाँ बेटा, मैंने डिनर कर लिया है। आपने डिनर कर लिया है तो
रूम में जाकर सो जाइए। यहाँ बाहर लॉन में क्यों बैठे हैं? मैं अंजलि बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। वो घर पे नहीं है, शायद बाहर गई है। मैंने उसको फोन किया था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है। आपको वो पूछ के गई थी कि वो कहाँ जा रही है? उसमें पूछने की क्या जरूरत है बेटा? किसी फ्रेंड की यहाँ गई होगी, आ जाएगी। पापा, आप घर पे थे, वो आपसे बता कर जाना था। ऐसे भी रात की 1 बज चुका है, उसे अभी तक घर आ जाना चाहिए। वो ये सब करके ठीक नहीं कर रही है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ। आकाश अंजलि की लॉन में इंतजार कर रहा था, लेकिन अंजलि अपनी दोस्तों के साथ क्लब गई हुई थी। उसे क्लब से आते हुए बहुत लेट हो चुका था। हाय आकाश, तुम दिल्ली से कब आए? अंजलि, रात की 3 बज चुकी है। तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं क्लब गई हुई थी। मेरी स्कूल फ्रेंड रूपा की बर्थडे पार्टी थी। तुम पापा को बोल के गई थी? इसमें बोलने वाली बात क्या है? मेरी जिंदगी की फैसले लेने के लिए मैं तुम्हारी पापा से क्यों पूछूं? ये मेरी जिंदगी है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे ना जाऊं, ये मेरी फैसला होना चाहिए, तुम्हारी पापा का नहीं। तुम मत भूलो कि तुम अब मित्तल खानदान की बहू हो और पापा इस घर की बड़े हैं। तुम्हें उनको पूछ कर जाना चाहिए था। तुम जानते हो, पापा रात की 1 बजे तक यहाँ पर तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। वो तुम्हें कॉल के ऊपर कॉल करे जा रहे थे, लेकिन तुम उनका कॉल रिसीव नहीं किया। तुम्हारी क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पापा को कॉल करके लेट में आओगी बोलने को? और तो और, ये तुम कैसी कपड़े पहनी हो? तुम्हें शर्म नहीं आई पापा की सामने इतनी छोटे छोटे कपड़े पहने को? उनको कितना बुरा लगता होगा। उनको बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मैं उनके लिए अपनी स्टाइल और फैशन चेंज नहीं कर सकती। शादी की पहले तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे मुझे कैसे रहना है और कैसे नहीं, तो अब क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ पापा की बहू हो। तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तुम जरा सोचो, अगर ये सब तुम्हारी भाभी लोग करते तो तुम्हारी पापा को कैसे लगता? एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश, इसमें मेरी पापा कहाँ से आ गए? ऐसे भी मेरी पापा और भैया लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी भाभी लोग क्लब जाए, लेकिन तुम्हारे पास और तुम्हारी पापा के पास तो बहुत पैसे हैं ना। इसमें से घर की बहू अगर अपनी मर्जी से क्लब जाती है तो तुम्हारी पापा को बुरा क्यों लग जाता है? कितनी छोटे ख्यालात के हैं तुम्हारी पापा। सुनो आकाश, अगर तुम्हारे पापा इस घर में रहना चाहते हैं तो उनको मेरी साथ एडजस्ट करके रहना होगा, नहीं तो तुम अपनी पापा को रहने के लिए किसी और जगह पर छोड़ दो। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने को? आइंदा ऐसे बातें अपनी मुंह से कभी मत लाना। मेरी पापा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी भगवान है वो। मैं उनके लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी पापा को छोड़ नहीं सकता, समझी तुम? ऐसे बोलकर आकाश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंजलि गुस्से में अपनी ससुराल छोड़कर मायका आ जाती है। अरे अंजलि बेटी, अकेली आई हो? आकाश नहीं आया? नहीं मम्मी, मैं उस घर को छोड़कर आई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? उस घर में सब जानवर रहते हैं मम्मी, और तो और आकाश मुझे चांटा भी मारा। फिर अंजलि सारी बात अपनी घर वालों को बताई। ये ठीक नहीं है अंजलि बेटा, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम किसी को बिना बताए देर रात तक बाहर रहती हो। उसमें आकाश अगर गुस्से में आकर तुझे कुछ बोल दिया तो क्या गलत किया? तू अभी यहाँ से चली जा अपनी घर। नहीं पापा, मैं उस घर पे वापस नहीं जाऊंगी। जब तक आकाश कुछ फैसला नहीं करता तब तक तो नहीं, इसलिए मैं यहाँ ही रहूंगी। आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। अरे अशोक, तुमने इस महीने का घर का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं दिए? हाँ मम्मी, वही देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। ए लो। ठीक है बेटा। मम्मी, पैसे गिन तो लो। इसमें गिनने की जरूरत क्या है? तुम तो सही से पैसे दिए होंगे ना? फिर भी मम्मी पैसे गिन लो। ए क्या अशोक, तुमने इस महीने सिर्फ 5,000 दिए हो, बाकी के 5,000 कहाँ है? मम्मी,
अनु अब उसकी मायके में है, मैं इसलिए मेरी हिस्से की खर्चे की पैसे तुम्हें दी है। ए क्या अशोक, तुम ऐसे हिसाब करके पैसे दोगे तो कैसे घर चलेगा बेटा? इसमें मैं क्या करूं मम्मी, कल मेरा एक बच्चा होगा, उसकी परवरिश के लिए बहुत पैसे खर्च होगा, इसके लिए मुझे आज से ही पैसे बचाकर रखना होगा। तुम बाकी पैसे राकेश से मांग लेना। वो पैसे कहाँ से लाएगा बेटा? वो तो अपनी कमाई की सारी पैसे हमें दे देता है। तो मैं क्या करूं मम्मी, तुम घर की खर्चा थोड़ा कम किया करो। तेरी जैसे में अगर हिसाब करके घर चलाई होती तो तू कभी पढ़ लिख कर अफसर नहीं बना होता। शाबाश बिमला, शादी की इतने साल के बाद तुम्हारी मुंह से मैं ये सही बात सुना। पापा, मम्मी ने ऐसे क्या बात कह दी कि आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? हाँ बेटा, आ मैं तुझे समझाता हूँ। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वो गाय सौदा करने लगे तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? बोलो। माफी चाहता हूँ पापा, लेकिन आप लोगों ने मुझे दूध देता गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बुझा उठाने वाला बैल की तरह पाला है। आखिर कब तक मैं इस तरह बुझा उठता रहूं? कल को मेरा भी बच्चा होगा, परिवार बढ़ेगा, मैं इस तरह आप लोगों के लिए मेरा पैसा क्यों बर्बाद करूं? शाबाश बेटा, माँ बाप भाई बहन के लिए पैसे खर्च करने से पैसे बर्बाद होता है, और नहीं तो क्या? फर्ज और कर्तव्य की दुहाई सिर्फ मुझे दी जाती है। बड़ा भाई होने की नाते मेरा फर्ज होता है कि मैं छोटी बहन की शादी में पैसे खर्च करूं, और ए बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ मायके में पड़ी है, उसका कोई कसूर नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ पड़े पड़े उसको खाना ठूसाने में भी मेरा खर्च होता है। पापा, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी को अपनी शादी कराने नहीं कहा था, और ना ही खाना ठूसाने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़े थे। पापा, अगर आपको मेरा यहाँ रहना किसी को भारी लगता है तो मैं अपनी इंतजाम होटल में कर लूंगी। होटल में रहने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है मैडम। तुम्हारे पास ना पैसे है ना ससुराल वालों का साथ, तो होटल में कैसे रहोगी मैडम? कहीं और कोई तरीके से पैसे कमाने का इरादा तो नहीं कर रही हो? अशोक, शायद तुम ये भूल रहे हो कि अंजलि तुम्हारी छोटी बहन है और मेरी बेटी, तुम्हें उसको कुछ भी कहने का हक नहीं है। वाह पापा, किसी के लिए पैसे खर्च करने के लिए आप हमेशा भाई बहन की दुहाई देते हो, और अगर मैं उसी भाई बहन को कुछ कह दिया तो आप मुझे ये बोलते हो कि मुझे उन लोगों को कहने का कोई हक नहीं। ऐसा क्यों पापा? मुझे इस घर में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है? और तो और मैं इस घर की बड़ा बेटा हूँ, और मैं महीने में 20,000 रुपये कमाता हूँ, और राकेश सिर्फ 8,000 कमाता है। फिर भी आप उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं पापा, और मुझे हमेशा क्यों नीचा दिखाते हैं? बोलिए। 8,000 महीना कमाने वाला चुपचाप घर खर्चे के लिए 7,000 देता है, और महीने में 20,000 कमाने वाला यानी तुम घर खर्ची के लिए सिर्फ 10,000 देते हो और हिसाब किताब बता रहे हो। दैट इज द डिफरेंट। अगर मैं राकेश को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी तुम्हारे तरह एक अफसर बनता और बहुत पैसा कमाता। क्या मैंने आपको मना किया था कि आप राकेश को मत पढ़ाइए? नहीं, किसी ने नहीं कहा था। उस समय मेरे पास इतनी पैसे नहीं थे कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए उसे गैरेज भेज दिया, और वो किसी को कुछ ना कहकर गैरेज में काम किया। मेरा राकेश हीरा है, हीरा। बिमला, तुम्हें जो उसने आज 5,000 रुपए दिया है उसको तुम लौटा दो। नहीं चाहिए उसका पैसा हमें। उसको पैदा करने में हमने जो पाप किए हैं, इसके लिए मैं उसको अपनी पैसों से मुफ्त की रोटी खिलाऊंगा। मैं उस बेशर्मों की तरह नहीं हूं जो मुफ्त की रोटी तोड़े, और ना ही किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए बेवकूफ बनूंगा। मिस्टर अशोक, तुम ये भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं उस आदमी से बात कर रहा हूं जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसके पास उसकी बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं है, जो अपनी परिवार की नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे एक कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूं। इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें छोटे से बड़ा किया। क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं जानता। जिस बूढ़े आदमी ने तुम्हें जॉब करने के लिए 30,000 रुपए दिया था, क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं जानता। और तो और जिस बूढ़े और कमजोर आदमी ने तुम्हें अपना खून देकर बचाया था,
क्या तुम उसे भी नहीं जानते? नहीं जानता। मैं किसी को भी नहीं जानता। बेशरम, एहसान फरामोश, निकल जा मेरे घर से। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं। मिस्टर दीनानाथ तिवारी, जब तक आप आपकी बेटी की शादी के लिए मुझसे लिए हुए 1 लाख रुपए सूद समेत वापस नहीं करते, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। जब आप मेरे पूरे पैसे दे दोगे, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है मिस्टर अशोक, आज से बल्कि अभी से मैं यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींचता हूँ। वो लकीर इतनी मजबूत होगी ताकि मैं, मेरी बीबी और मेरी बच्चे उस लकीर को पार करके कभी तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, और ना ही तुम कभी उस लकीर को पार करके हमारे पास आओगे। ये बात तुम याद रखना। और रहा तुम्हारा 1 लाख रुपए देना, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा, चाहे मैं गिरवी क्यों ना पड़ जाऊं। और अगर इस 1 साल में मेरी मौत हो जाए तो तुम मेरी चिता को हाथ भी मत लगाना, मेरी श्राद्ध में पिंड दान भी मत करना, समझे तुम? उसके बाद दीनानाथ अपने घर की बीचों बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर अनु एक लड़के को जन्म देती है। सुनो बिमला, मैं आज वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन क्यों? आपकी तो 5 साल और थी जॉब ना। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे मेरी पीएफ फोन मिल सकती थी, और उस पैसे से मैं तुम्हारी बेटे की पैसे कुछ चुका सकता हूँ। और हाँ, पैसे की रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने अब रामू लाल की दुकान पर सुबह 8 से लेकर रात की 10 बजे तक काम करूंगा। इससे जो पैसे आएंगे वो भी तुम्हारी लाडला बेटा का कर्ज चुकाने में काम आएगा। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं दिन रात मेहनत करूंगा और भैया का सारा पैसा चुका दूंगा। आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, तुम पर तो मुझे आपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये मेरी जंग है और मैं ही मेहनत करूंगा। मैं किसी के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे काम करने से आपका तबीयत खराब हो सकता है। क्या होगा मुझे? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा ना, तब भी तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरी नाम का इंश्योरेंस का पैसे मरने के बाद तुम लोगों को मिल जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद अनु अपने बेटे को लेकर अशोक के साथ घर आती है। ए क्या, मम्मी जी रानी और गीता ताई, कोई भी बाहर नहीं है? बच्चे को आरती कर कर अंदर लेने के लिए तुमने उन्हें नहीं कहा था क्या? मैं आ रही हूँ बोलकर तुम जाओ, सबको बुला कर लेकर आओ। और एक क्या, यहाँ पे ये लकीर कैसा? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर अनु बच्चे को लेकर घर की अंदर जाती है। घर की अंदर भी लकीर देखकर वो हैरान हो जाती है। और तो और सारे घर वाले बच्चे को लकीर की दूसरी तरफ रहकर सिर्फ देख रहे थे। कोई भी अनु के पास आकर उसे गले नहीं लगाया, बच्चे को प्यार से गोदी में नहीं उठाया, यहाँ तक कि कोई अनु से बात तक भी नहीं किए। उसके बाद वो सब कमरे की अंदर चले गए। ये सब देखकर अनु को बहुत बुरा लगता है। सबको क्या हो गया है? सब मुझे देखकर ऐसे अनजानों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कोई भी मुझसे बात भी नहीं किए, यहाँ तक कि कोई बच्चे को खुशी से गोदी में भी नहीं लिया। क्या हुआ है सबको? बोलो ना। उसके बाद अशोक अनु को सारी बात बताता है। ये बात सुनकर अनु बहुत दुखी होती है। अरे, ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। बच्चा इतना जोर से क्यों रो रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। बिमला, कहाँ जा रहे हो? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बच्चा कितने जोर से रो रहा है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो बच्चा उन लोगों का है, उसे चुप भी वो लोग करेंगे। तुम आकर चुपचाप सो जाओ। सुना नहीं तुमने? आओ, सो जाओ। आजकल के जमाना देखो, रात को बच्चा इतना रो रहा था, लेकिन माँ को क्या? माँ तो घोड़े बेचकर सो गई होगी। बच्चा क्यों रो रहा है वो जानना माँ की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? मैं कैसे जानूंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है? मैंने 2-4 बच्चे पहले पैदा किया था क्या?
जो जानू कि वो क्यों रो रहा है। अगर वो रोता है तो उसको रोने दो। इस घर की बड़े भी तो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। उनका भी तो कोई फर्ज होता है कि नहीं। मैं अकेली क्या क्या संभालूं। अब लग रहा है कि उसकी नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा होगा। सुनो गीता ताई, ये दवाई अनु को दे आना। मैं तो वहाँ नहीं जा सकती कस्मों की वजह से, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। ठीक है बिमला। अनु बेटी, ए लो मुन्ने के लिए दवाई। कल रात मुन्ना बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने ये दवाई डॉक्टर को पूछ कर लाया है। दूध पीने से पहले मुन्ना को ये दवाई रोज 1 स्पून पिला देना। देखना रात को वो अच्छी तरह से सो जाएगा। थैंक यू गीता ताई, लेकिन मैं जानती हूँ ये दवाई आपके हाथ किसने भेजा है। आप उनको भी थैंक यू बोल देना। अच्छा गीता ताई, मैं देख रही हूँ अंजलि यहाँ कितने दिन से रह रही है। क्या हुआ है? क्या कहूँ अनु, अंजलि अपनी ससुराल वालों से झगड़ा करके वहाँ से चली आई है और जाने की नाम ही नहीं लेती। अच्छा अंकल नमस्ते। अरे अनु बेटी, तुम यहाँ आओ, बैठो, बोलो कैसे आना हुआ। अंकल, मैं अंजलि के बारे में आपसे कुछ बोलने आई हूँ। अंजलि यानी आपकी बहू आपकी घर छोड़कर उसकी मायके में रह रही है। ये क्या अच्छी बात है? पापा जी और आपकी कितनी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि अंजलि को भी लोग बुरा भला बोल रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है ना अंकल? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। मैं जानती हूँ गलती अंजलि की ही है। क्या हम उसे उसकी गलती का एहसास कराकर उसे सही रास्ते में ला नहीं सकते? लेकिन कैसे? फिर अनु अपनी प्लान के बारे में आदित्य मित्तल को बताती है। मैं तुम्हारी साथ हूँ बेटी। अगर ऐसे करने से मेरी बहू मेरे घर आ जाती है तो उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो, प्लान के मुताबिक मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू और बेटी सबको मिले, जो सबका ख्याल रखती है। हमेशा खुश रहो बेटी। आकाश बेटा, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है बेटा। कैसी मदद पापा? मैं चाहता हूँ कि तुम और अंजलि फिर से एक हो जाओ, इसलिए इस तलाक के पेपर्स पर तुम्हारा साइन चाहिए बेटा। एक क्या पापा? आप अभी तो बोले कि आप हम दोनों को एक करना चाहते हो, फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इस तलाक की पेपर्स पर साइन कर दूं? ऐसा क्यों? अगर मैं इस पेपर्स पर साइन कर दूंगा तो मैं और अंजलि फिर से एक कैसे हो सकते हैं? यही तो एक चक्रव्यूह है बेटा। इस तलाक की पेपर्स की वजह से तुम्हारी नक्चड़ बीबी सही रास्ते पर आएगी। बस तुम इसमें साइन कर दो। आकाश अपने पापा की कहने पर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। अगले दिन प्लान के हिसाब से आदित्य मित्तल अंजलि की घर जाता है। कोई है यहाँ? अरे संदी जी, आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया है। आप जाकर अंजलि को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। गीता ताई, अंजलि को बुलाकर लेकर आइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाकर आप अपने बेटे को पहले लेकर आइए। मैं उनसे बात करूंगी, कुछ फैसला होगा, फिर मैं उस घर में वापस जाऊंगी। ऐसे तुम्हें लेने के लिए कौन आया है? फैसला तो हो चुका है, इसलिए तो मैं यहाँ डिवोर्स की पेपर्स लेकर आया हूँ। आकाश ने अपना काम कर दिया है। इस डिवोर्स पेपर्स में साइन करके सिर्फ तुम्हारी साइन बाकी है। अगर तुम जल्दी से साइन कर दोगी तो आकाश के लिए अच्छा होगा। फिर दोनों आजाद हो पाओगे और अपनी अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी पाओगे। ठीक है, अगर आकाश ने साइन कर दिया है तो मैं भी कर दूंगी। दीजिए पेपर्स। उसके बाद अंजलि भी डिवोर्स पेपर्स में साइन कर देती है। अच्छा हुआ तुम इस डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दिया। अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हो। एक चीज तो मैं देना भूल गया, ये आकाश की शादी की कार्ड है। उसकी शादी इस महीने की 18 तारीख को है, मेरी दोस्त की बेटी के साथ। अगर तुम चाहो तो शादी में आ सकती हो। शादी की फंक्शन होटल ग्रीन पार्क में है। ऐसे बोलकर आदित्य मित्तल वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
मैं मुन्ना को दूध भी पिला नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। मुन्ना भी भूख की मारे रो रहा है। शायद दूध गांठ पड़ गई होगी। मैं अब क्या करूं? अगर मैं अनु के पास नहीं गई तो अनु को खतरा हो सकती है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। ऐसे सोचकर बिमला लकीर पार कर कर अनु के पास जाती है। उसकी हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। बिमला की मदद से अनु ठीक हो जाती है और बच्चे को दूध पिला पाती है। कितना प्यारा है बच्चा। मैं अब जाती हूँ, वरना मुझे कोई यहाँ देख सकता है। ऐसे बोलकर बिमला वहाँ से चली जाती है। तब दीनानाथ उसे देख लेता है। वो गुस्से में आकर बिमला को बोलता है, बिमला, तुमने आज साबित कर दिया है कि पति गैर होता है, लेकिन बेटा अपना ही खून होता है। इसलिए ये लकीर पार कर कर उस तरफ चली गई थी। तुम्हारी जैसे औरतें सिंदूर की रिश्ते से औलाद की रिश्ते को बड़ा मानती है। मेरी बात तो सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जब पत्नी मर जाती है, उसकी दाह संस्कार के बाद पति को स्नान करना पड़ता है। ये वही स्नान था। तुम मेरी आखिरी सांस तक मुझसे बात मत करना, समझी तुम? अंजलि, चाय पियोगी बेटी? नहीं माँ, आज 18 तारीख है। तो क्या हुआ? आज घर में किसी का बर्थडे है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रही है। अच्छा, तुम्हारी कोई फ्रेंड का बर्थडे है क्या? नहीं माँ, मेरी कोई फ्रेंड का बर्थडे नहीं है। आज आकाश का शादी है। अच्छा, तो उसमें हमें क्या? तुम्हारी तो आकाश के साथ डिवोर्स हो चुकी है ना? तो फिर? माँ, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुकी है। मैं अभी जाकर आकाश और पापा जी को माफी मांगूंगी। वो लोग मुझे जरूर माफ कर देंगे माँ। हाँ बेटा, तू जल्दी जा। अंजलि ग्रीन पार्क होटल में पहुंचती है। आओ अंजलि बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पापा जी, शादी हो गई क्या? शादी? कैसी शादी? और किसकी शादी? आकाश की शादी। आकाश की शादी? किसने कहा तुम्हें? आपने तो मुझे इनविटेशन कार्ड देकर शादी के लिए इनवाइट किया था। वो एक कार्ड तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही छपाया था। इस अकेला कार्ड का मुझे 500 रुपीस देना पड़ा। और वो डिवोर्स पेपर्स जो आकाश और मैंने साइन किया था? वो सब झूठ था बेटी। ये सब एक नाटक था। देखो बेटी, तुम मेरी आकाश की पत्नी थी, अब भी हो और हमेशा रहोगी, और उसके साथ साथ मेरी बहू भी। तो आपने मेरी साथ ये नाटक क्यों किया पापा जी? वो इसलिए किया ताकि तुम और आकाश हमेशा हमेशा के लिए फिर से एक हो पाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों अलग नहीं रह सकते। और तो और, तुम दोनों को मिलाने में तुम्हारी भाभी अनु का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मैंने आपको ना जाने कितना बुरा भला कहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अंजलि बेटी, मैं उस बात को कब से भूल चुका हूँ, और तुम भी भूल जाओ। चलो घर जाते हैं, वहाँ पर आकाश तुम्हारी इंतजार करता होगा। फिर हमें कल अनु बेटी से मिलने भी जाना होगा तुम्हारे घर। उसको भी तो खुशखबरी देना है। चलो बेटा। अनु, एक क्या है? जनरल स्टोर से बिल 15,000 रुपए की आया है। उस घर में पहले कितना बिल आता था? कुल मिलाकर 8,000। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ 8,000 आता था, लेकिन अब इतना क्यों? हम तो सिर्फ 2 ही हैं। आप क्या समझते हैं मैं पैसे फिजूल में खर्च कर रही हूँ? सुनो, खाने के बाद आपको 3 वक्त मेडिसिन लेना होता है, और मेडिसिन की दाम अब बढ़ रहा है। ये नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। महीने में जितने भी किराने की सामान आता है, उसमें ज्यादा यूज आप ही करते हो। उस घर में भी ये सब चीजें आप ही यूज करते थे, लेकिन आपसे पैसे की हिसाब कोई नहीं मांगा था। पहले पापा जी, राकेश और आपका पैसा मिलाकर घर खर्चा मम्मी जी करती थी। वो कैसे भी करके घर की खर्चा कम पैसों में मैनेज कर देती थी। अगर आपको पहले पता चलता कि अलग रहने से पैसे इतने खर्च होते हैं, तो घर के बीच ये लक्ष्मण रेखा जैसा लकीर कभी ना पड़ता है ना। ऐसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। पापा जी ने तो आपको साफ साफ मना कर दिया है कि उनके मरने के बाद आप उनकी चिता को आग ना देना। और तो और,
आपको उनकी श्राद्ध करने के लिए मना किया है। ए अच्छा हुआ ना, आपका श्राद्ध का पैसे भी बच जाएगा। उन्होंने आपकी फायदा तो कर दिया ना। अनु, प्लीज मुझे तुम ताने मत मारो। मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, आपको आपकी गलती का एहसास करा रही हूँ। आपने कितना गलत किया। आपकी वजह से एक ही घर में लक्ष्मण रेखा पड़ गई। ये आप अच्छा नहीं किया। अनु की बातें सुनकर अशोक को अपनी गलती का एहसास होता है। मिस्टर अशोक तिवारी, ये लो तुम्हारा पैसे, सूद के साथ पूरा 1,20,000 रुपए। मैंने तुम्हें 1 साल की वक्त मांगा था, लेकिन 1 साल से पहले मैंने तुम्हारी सारा पैसा दे दिया है। अब शर्त के मुताबिक तुम मेरा घर आज ही खाली कर दो। पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पापा, तुम किसको पापा बोल रहे हो? मुझे? जब तुम मुझे पैसे की हिसाब मांगा था, उस दिन मैं तुम्हारे लिए मर चुका था। जिस दिन तुमने मुझे पापा की जगह मेरा नाम लेकर पुकारा था, तब मैं तुम्हारे लिए पराया हो चुका था। अब मेरी घर में कोई पराया के लिए जगह नहीं है। तुम्हारा पैसे लो और चले जाओ तुम मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। कहाँ जाएंगे पापा जी? एक बार बोल दीजिए, ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? आप हमेशा दूसरों की भूल और ठीक देख रहे हैं, लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कि आप आपकी बेटे के साथ साथ आपकी बहू और पोते को भी सजा दे रहे हैं? क्यों और किस लिए? आपके बेटे ने गलती की थी, तो आप हम दोनों को क्यों सजा दिए? मुन्ना को लेकर जब मैं इस घर में आई थी, मैंने सोचा था कि बच्चे को देखकर सब खुशी के मारे उसको गले लगाएंगे, लेकिन आप लोग कोई भी उसके पास नहीं आया। सब अजनबियों की तरह दूर में खड़े रहे। मुन्ना और मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मम्मी जी लकीर पार करके मेरी पास आई। इसलिए आपने गुस्से से आकर मम्मी जी का श्राद्ध कर डाला। क्या ये आपने ठीक किया? सुनिए पापा, आप इस तरह मुंह मोड़ नहीं सकते। आपको आज मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। और एक हिसाब बाकी रह गया है पापा जी। एक घर छोड़ने से पहले वो हिसाब भी हो जाना चाहिए। पापा की हिसाब से और इस घर की बड़े होने की नाते आपने इस घर में लक्ष्मण रेखा की तरह लकीर खींच दिया, लेकिन और एक अधिकार को आपने अभी तक बंटवारा नहीं किया है पापा। उसको भी आप आपके हाथ से बंटवारा कर दीजिए। मुन्ना सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, वो आपका भी पोता है। उसके शरीर में हमारे खून के साथ साथ आपका भी खून बह रहा है। एक घर जब हम छोड़ेंगे, तब हम आपके अधिकार के हिस्से को साथ में नहीं ले जा सकते। इसलिए आपके हिस्से के अधिकार आप उसके शरीर से निकाल दीजिए पापा जी। आपकी हिस्से की संपत्ति हम भोग करना नहीं चाहते पापा। ले जाइए आप आपका हिस्सा। चलिए हम सामान पैक करते हैं। दीनानाथ अपने पोते को खड़े होकर देख रहा था और कुछ समय के बाद वो बच्चे को उठाकर गोदी में लेता है। दीनानाथ की गोदी में आकर बच्चा रोता नहीं है, चुप हो जाता है। उसके बाद दीनानाथ अपने बेटे अशोक को माफ कर देता है और घर के बीच खींची हुई लक्ष्मण रेखा को मिटा देता है। ठीक उसी समय अंजलि, आकाश और आदित्य मित्तल वहां पर पहुंचते हैं। संदी जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आपकी बेटी और दामाद अब साथ में है और आपकी घर की लक्ष्मण रेखा भी मिट गया। आप ठीक कह रहे हैं संदी जी, अब हम सब साथ में हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।